हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपना प्यारा सा चैनल नमीरा क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो एडुटेरिया का बीपीएससी 70 के लिए ये सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम लोगों का टारगेट है टोटल जो है 100 सेट प्रैक्टिस का। और ये आपका इसमें पाँचवा आपका सेट प्रैक्टिस है। ये 5वां नंबर का सेट है। इससे पहले हम लोगों ने 4 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं, 4 प्रैक्टिस कर ली हैं, जिसमें प्रत्येक वीडियो में आपको 50-50 ऑब्जेक्टिव दिया जा रहा है। और साथ में हम लोग डिस्कशन भी करते हैं। अभी वर्तमान में हिस्ट्री चल रहा है, यानी कि वीडियो के अंत में हिस्ट्री का डिस्कशन किया जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से अगर 100 सेट का प्रैक्टिस कर लेते हैं और एक सेट 50 क्वेश्चन होंगे, तो इस प्रकार से हमारे पास 5000 क्वेश्चंस का क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस का अनुभव आ जाएगा। और जब हम एग्जाम के लिए जाएंगे तो आसानी से जो बीपीएससी 70 है वो आसानी से उसका पीटी जो है क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो अगर आप में से कोई भी दोस्त पिछला वाला वीडियो सबको नहीं देखा है, तो इस वीडियो के अंत होने के बाद आप तुरंत उन वीडियोस को देख लेंगे, जो काफ़ी हेल्पफुल है आपके लिए। और ये आपका एक तरह से आपको साझा करेगा और इस तरह से समझने में मदद करेगा। पहला प्रश्न है आज के सेशन का कि फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई है। 1899, 1884, 1852 या फिर 1885। तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, 1885 में जो है फिरोज शाह मेहता द्वारा बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। अब हम लोग अगला बात कर लेते हैं। दूसरा नंबर का प्रश्न है कि मृत घाटी यानी कि डेथ वैली किसके लिए प्रसिद्ध है, यानी कि मृत घाटी है ना। मृत घाटी जो है ये किसके लिए फेमस है, अत्यधिक अत्यधिक लवणता के कारण, अत्यधिक वर्षा के कारण, अत्यधिक उष्णता के कारण और अत्यधिक यानी कि या फिर गहरी घाटी के कारण। तो यहाँ पर बिल्कुल सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, अत्यधिक उष्णता के कारण। यहाँ पर बहुत अधिक टेम्परेचर रहता है दोस्तों। आपका मृत घाटी कहाँ पर है, कैलिफोर्निया आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ये ध्यान रखना है। और अत्यधिक उष्णता यानी कि यहाँ का टेम्परेचर कितना होता है, लगभग 50 से 55 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। और ये आपका मरुस्थलीय क्षेत्र है मृत घाटी। इतना उष्ण होने के कारण यहाँ पर जीव जंतु जो है जीवित नहीं रह पाते हैं, मर जाते हैं, इसलिए इसको डेथ वैली और मृत घाटी के नाम से जाना जाता है, ये याद रखेंगे। आगे बात कर लेते हैं जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है सही है। टोटल यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए, तो आपको ध्यान रखना है, सही पूछ रहा है, बस आपको ये कोर आपको पॉइंट्स याद रखना है कि इन 3 कथन में कौन सा सही होगा। पहला कथन कह रहा है कि जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी डेल्टा और नदियों की घाटियों में पाई जाती है। यानी इस कथन का कहने का ये सेंस है दोस्तों कि जो जलोढ़ मृदा है वो आपका ये पूर्वी जो आपका तटीय यानी कि प्रायद्वीपीय प्रदेश का जो पूर्वी तट है, यहाँ पर आपका डेल्टा का निक्षेप पाया जाता है। तो बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि इस साइड में आपका कौन कौन सी नदियाँ जाती है बंगाल की खाड़ी की तरफ, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, और ऊपर में यहाँ पर आपका महानदी जाती है ना। इस प्रकार से ये सारी नदियाँ यहाँ पर डेल्टा का निर्माण करती है। तो पहला कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा देख लेते हैं, प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है। देखिए यहाँ पर कह रहा है बांगर, बांगर नहीं दोस्तों, नवीन जलोढ़ मृदा को खादर कहा जाता है। और मैंने इसका जो है चर्चा पिछला ही वीडियो में किया था, चौथा नंबर प्रैक्टिस में। तो जो बांगर है ये पुरानी जलोढ़ मृदा है, जबकि खादर जो है वो आपका नवीन जलोढ़ मृदा है। तीसरा नंबर का कह रहा है कथन कि जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है। बिल्कुल गलत है, इसमें ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, पोटास की मात्रा कम पाई जाती है। ये याद रखना है आपको पॉइंट। तो पहला आपका कथन सही हो गया आपका, बाकी जो है प्रतिवर्ष ये भी गलत हो गया आपका, और तीसरा नंबर का भी आपका कथन गलत हो गया। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक सही है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं, सूर्य ग्रहण की स्थिति में होता है, यानी कि जब सूर्य ग्रहण होता है तो उस स्थिति में, यानी कि सूर्य ग्रहण किस स्थिति में मतलब होता है, आपको पूछ रहा है। कथन है कि सूर्य जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आ जाता है, पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है, या फिर चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है पूर्णिमा की स्थिति में। तो ध्यान रखेंगे, जब ये आपका सूरज है और ये आपका पृथ्वी है, तो यहाँ से सीधा सीधा किरण किस में जा रही है, पृथ्वी पर जा रही है। ये आपका सूर्य है और ये आपका अर्थ है, और यहाँ से किरण जा रही है आपका सीधा पृथ्वी पर। लेकिन जब इस के बीच में कौन आ जाता है दोस्तों, चंद्रमा आ जाता है। पृथ्वी और इसके बीच, सूर्य के बीच कौन आ जाता है, मून आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है। तो इस किरण को पृथ्वी तक आने नहीं देती है और पृथ्वी पर चांद की छाया पड़ जाती है, जिसके कारण पृथ्वी में क्या हो जाता है, यानी कि अंधेरा हो जाती है, रात जैसी स्थिति बन जाती है, और इसी को बोलते हैं सूर्य ग्रहण। याद रहेगा। चलिए, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, जब जो है चंद्रमा किसके बीच आ जाता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। तो हमारा ऑप्शन जो है सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला ले लेते हैं कथन, पाँचवां नंबर का प्रश्न ले लेते हैं। यूरेनियम के भंडार में निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश शीर्ष पर है, यानी कि कौन सा देश जो है यूरेनियम भंडार में पहला यानी कि उच्च स्थान प्राप्त है, इसको भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया या फिर कजाकिस्तान। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। वैसे तो यूरेनियम का भंडार आपका कजाकिस्तान में भी है, लेकिन यहाँ पर इस चारों ऑप्शन में आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। और भारत के बारे में बात करें तो भारत में मात्र आपका जादूगाड़ा एक आपका स्थान है दोस्तों, झारखंड में। जादूगाड़ा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो यूरेनियम निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यूरेनियम का उत्खनन यहीं से किया जाता है, बहुत कम मात्रा में भारत में है यूरेनियम का भंडार। ठीक है, अब बात करें यूरेनियम का प्रयोग किसके लिए करते हैं, तो यूरेनियम का प्रयोग जो है दोस्तों नाभिकीय ऊर्जा या फिर एटॉमिक रिएक्टर है ना, एटॉमिक रिएक्टर के रूप में या फिर नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं यूरेनियम का प्रयोग। यूरेनियम का परमाणु संख्या कितनी होती है, 92 होती है, और इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 238 आता है, 235 भी होता है ना।
चलिए अब बात कर लेते हैं 6 नंबर 6 नंबर प्रश्न का, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों को शेयर कर दीजिए। वीडियो अच्छे लगेंगे तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखना है ताकि आपका सारा प्रश्न का जो आपका डिस्कशन है आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए और आपका फुल प्रैक्टिस हो जाए। प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। 10 डिग्री चैनल एक तरफ है आपका, 10 डिग्री चैनल, डोवर जल डमरू या फिर मलक्का जल संधि और डेविस, ये 4 आपका दिया हुआ है और इसके सामने इसका मिलान करना है और बताना है कि इनमें से कौन सा मिला हुआ नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। तो 10 डिग्री चैनल के बारे में आपको बता दूं, 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो आपका बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ये 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को बांटती अलग करती है, तो बिल्कुल ये आपका पहला राइट है। दूसरा कह रहा है डोवर जल डमरू, जल डमरू बोलते हैं दोस्तों जल संधि, और जल संधि किसको बोलते हैं, जल संधि बोलते हैं जल के एक संकरा भाग जो क्या करे दो बड़ी जल राशियों को जोड़े, उसी को बोलते हैं जल संधि। स्थल संधि किसको बोलते हैं, स्थल का एक संकरा या पतला भाग जो दो बड़े स्थल भाग को जोड़ता है उसी को स्थल संधि कहा जाता है। डोवर जल संधि जो है आपका इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ता है, बिल्कुल सही है, यहाँ पर इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ता है। चैनल किसको कहते हैं दोस्तों, तो चैनल बोलते हैं जो है नहर टाइप का पानी का क्या हो, पानी का एक भाग हो नहर टाइप का इस तरह से, तो उसको बोलते हैं चैनल। ठीक है, यानी कि आपका जो चैनल होता है वो थोड़ा सा जल संधि से बड़ा होता है, ये पॉइंट याद रखना है। चलिए आगे बात कर लेते हैं मलक्का जल संधि, तो पहला भी राइट हो गया, दूसरा भी राइट हो गया। मलक्का जल संधि जो है अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को क्या करती है, जोड़ती है मलक्का जल संधि, तो बिल्कुल राइट है, ये भी आपका कथन सही कह रहा है, यहाँ तो सी भी आपका सही हो जाएगा। और डेविस जल संधि, डेविस जल संधि जो है बैफिन की खाड़ी और प्रशांत महासागर को जोड़ता है, ये आपका गलत हो जाएगा कि जो डेविस जो जल संधि है ये किसको जोड़ता है, बैफिन की खाड़ी और आपका अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, प्रशांत को नहीं जोड़ता है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर मिला हुआ हमारा नहीं है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न ले लेते हैं, 7वें नंबर का प्रश्न है, ओलिव रिडले कछुआ के स्थल के रूप में कौन सा स्थल जो है प्रचलित है, यानी कि इसमें से कौन सा जो नेशनल पार्क है जो आपका ओलिव रिडले कछुआ के लिए प्रसिद्ध है, भीतरकनिका, सुल्तानपुर, सिमलीपाल या फिर पेरियार। तो यहाँ पर ध्यान देना है, जो सुल्तानपुर है ये आपका हरियाणा में है जो पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, पेरियार जो है केरल में है और ये टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है, सिमलीपाल आपका उड़ीसा में है, सिमलीपाल जो कहाँ पर है दोस्तों, सिमलीपाल आपका उड़ीसा में है, लेकिन ओलिव रिडले कछुआ के लिए आपका भीतरकनिका है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और भीतरकनिका कहाँ है, भीतरकनिका भी उड़ीसा में है, तो सिमलीपाल और भीतरकनिका ये दो जो है नेशनल पार्क आपका कहाँ पर है दोस्तों, ये आपका उड़ीसा में है ना, उड़ीसा में है। और उड़ीसा में ही आपका कौन सा झील है, चिल्का झील है ना, चिल्का लेक, चिल्का झील आपका स्थित है। आगे बात कर लेते हैं, किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है, यानी कि किस वन क्षेत्र को कहा जाता है पृथ्वी का फेफड़ा, लंग्स ऑफ अर्थ। अमेजन वर्षा वन, पश्चिमी घाट का वर्षा वन, ऑस्ट्रेलिया का वर्षा वन और या फिर सहारा का शुष्क वन। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप अगर एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपका एनसीईआरटी क्लास 6 में आपको दिया हुआ है कि अमेजन वर्षा वन को जो है पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर यानी पूरे वर्ष भर यहाँ पर वर्षा होती है और इतने घने जंगल है कि वहाँ पर जो है सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक नहीं पहुँच पाती है, और इतनी बड़ी मात्रा में ये ऑक्सीजन का क्या करती है, उत्सर्जन करती है, ऑक्सीजन का निर्माण करती है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। फेफड़ा के लिए महत्वपूर्ण कंपाउंड, महत्वपूर्ण अणु कौन है, ऑक्सीजन है ना, बिना ऑक्सीजन के मानव जीवित ही नहीं रह सकता, इसलिए इसको फेफड़ा कहा गया पृथ्वी का। अगला प्रश्न ले लेते हैं, आपका अमेजन वर्षा वन कौन सा महाद्वीप में है, अगर पूछेगा तो ये आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। और कौन कौन सा देश इसके अंतर्गत आता है, तो इसके अंतर्गत आपका वेनेजुएला आता है, उसके बाद आपका ब्राजील आता है ना, बहुत सारे देश है इसमें, चिली है, पेरू है, अर्जेंटीना का कुछ क्षेत्र है। आगे बात कर लेते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है, यानी कि ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला जो आपका इसमें से जो कंपाउंड है, यौगिक है, वो कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, मीथेन, क्लोरोफॉर्म। तो मैंने आपको पिछला वीडियो में बताया था जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट में सबसे अधिक यानी कि प्रभाव करता है। बाकी अगर आपको ओजोन परत को क्षय करने की बात की जाए, इसको नुकसान पहुंचाने की बात की जाए, तो क्लोरोफॉर्म सबसे भयानक रूप से इसको नुकसान पहुंचाता है। क्लोरोफॉर्म इसको शॉर्ट में CFC भी बोला जाता है, CFC क्लोरोफॉर्म है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC का फुल फॉर्म क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और इसका सूत्र अगर पूछा जाए कि इसका अणु सूत्र, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका रासायनिक सूत्र होता है CCl2F2, CCl2F2, ये आपका क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र होता है। और अगर इसका संरचना की बात करें तो ये कार्बन हो जाएगा बीच में, और दो तरफ दो क्लोरीन हो जाएगा, दो तरफ दो क्लोरीन हो जाएगा, और ये इस एक तरफ आपका क्या हो जाएगा, दो फ्लोरीन हो जाएगा। इस प्रकार से इसका सूत्र होता है, तो CCl2F2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न ले लेते हैं दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था। तो मैंने आपको पिछला सेट में पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया था, इसलिए मैंने आपको कहा था कि थोड़ा सा वीडियो लेंदी होगा, लेकिन अगर एक बार अगर अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो अगले जो आपका सेट का प्रैक्टिस करेंगे उसमें आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि पिछले वीडियोस को देख लेंगे, तो वहाँ पर बहुत सारे आपको टॉपिक को बहुत सारे जो है टर्म्स और बहुत सारे शब्द को समझाया गया, वहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र को भी समझाया गया था अच्छी तरीके से इसका एग्जाम्पल के साथ। लेकिन इस जो तंत्र की संकल्पना दिया गया था वो आपका एजी ट्रांसले के द्वारा दिया गया था, तो ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं 11वें
12वें नंबर प्रश्न का पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी है? तो पश्चिम की ओर जो प्रवाहित होने वाली नदियां हैं वो है आपका नर्मदा, माही नदी, ताप्ती नदी, उसी प्रकार से आपका पेरियार नदी के साथ साथ आपका कौन सा है? साबरमती नदी। ये ध्यान रखना है। बात करें नर्मदा नदी, ये आपका विंध्य पर्वत और जो है आपका सतपुरा की श्रेणी के बीच से होकर के जाती है, जिस कारण इसको नर्मदा नदी को भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी भी कहा जाता है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर ही निर्मित होती है। माही नदी जो है कर्क रेखा को काटती है, कर्क रेखा को काटने वाली भारत की माही नदी है। ताप्ती नदी के बारे में, ये भी आपका अरब सागर में गिरने वाली नदी है, लेकिन इसमें जो महानदी है, महानदी जो है आपका बंगाल की खाड़ी में गिरती है और ये डेल्टा का निर्माण करती है। तो मैंने आपको कहा था कि अगर जो भी नदी बंगाल की खाड़ी साइड में गिरेगा, यानी कि आपका ये ऐसे है ना, तो बंगाल की खाड़ी इधर है, बंगाल की खाड़ी में जो भी नदी गिरेगी वो डेल्टा का निर्माण करता है, और बाकी जो अरब सागर में गिरती है वो आपका ज्वार नदमुख यानी कि एस्च्यूरी का निर्माण करता है। अब इस प्रश्न के अनुसार कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो हमको पश्चिम की ओर यानी कि आपका अरब सागर की ओर गिरने वाली नदी पूछा है, तो नर्मदा, ताप्ती, माही, यहाँ पर तीनों हो जाएगा। तो 1, 2, 3 आपका ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 12वें नंबर का कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनता है, ये कौन सी अभिक्रिया है? यानी कि जब आप क्या लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH और प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl की अभिक्रिया कराएंगे, तो दोनों अभिक्रिया करके क्या बनता है? तो आपका बनता है NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, जो आपका एक क्या है? उदासीन पदार्थ है, और साथ में इसके बनता है आपका जल यानी कि H2O। तो इस प्रकार से यहाँ पर उदासीन पदार्थ का निर्माण होता है, इसलिए इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। विघटन अभिक्रिया के बारे में बता दें कि विघटन अभिक्रिया में एक बड़ा पदार्थ 2 या 2 से अधिक छोटे पदार्थों में टूट जाता है। संयोजन अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें आपका 2 या 2 से अधिक छोटे पदार्थ जुड़ करके एक बड़ा पदार्थ का निर्माण करता है। अवक्षेपण अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें जो है पदार्थ का जो निर्माण होता है वो ठोस रूप में पेंदी यानी कि जो बर्तन की जो पेंदी होती है नीचे उसकी तली में बैठ जाती है ठोस रूप में, अवक्षेप के रूप में, इसलिए इसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर 12वें नंबर का प्रश्न का आंसर आपका ए हो जाएगा, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न ले लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया का मतलब हुआ इसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और ऑक्सीजन का घटना या हटना वो आपका अवकरण हो जाएगा, या फिर हाइड्रोजन का जुड़ना अवकरण हो जाएगा। ठीक है, 2 प्रकार का। और ऑक्सीकरण का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? आपको पूछा जाता है, बीपीएससी में पूछा हुआ भी है। ऑक्सीकरण का नाम दूसरा आपका है उपचयन। इसको क्या कहते हैं? उपचयन कहते हैं, और इंग्लिश में इसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं, ये ध्यान रखेंगे। और जब ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होता है तो उसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। अब इस प्रश्न के अनुसार आपको बताना है कि इसमें से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? दहन, अवक्षेपण, भोजन का पचना, या फिर शोषण। तो देखेंगे ध्यान से, तो दहन जब होती है, दहन मतलब जलना, और किसी भी पदार्थ के जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता जरूर पड़ती है। भोजन का पाचन जो हमारा होता है माइटोकॉन्ड्रिया, यानी जब भोजन का पाचन छोटे छोटे यानी कि टुकड़ों में तोड़ा जाता है इसमें, तो उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है ना। उसी प्रकार से आपका शोषण हम लोग नाक के द्वारा क्या लेते हैं? तो ऑक्सीजन को लेते हैं, यहाँ पर भी ऑक्सीजन आ गया। लेकिन अवक्षेपण के बारे में मैंने ऊपर में ही बताया जस्ट यहाँ पर कि अवक्षेपण अभिक्रिया वैसा अभिक्रिया को कहेंगे जिसमें आपका पदार्थ जो निर्माण होगा अभिक्रिया के फलस्वरूप वो आपका ठोस के रूप में पेंदी में बैठ जाएगा, बर्तन की तली में बैठ जाएगा। तो इसलिए अवक्षेपण में ऑक्सीजन की कोई बात यहाँ पर नहीं की गई है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न ले लेते हैं, निम्न में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? आपको पूछ रहा है विद्युत का सुचालक यानी कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन है? इसमें से ग्रेफाइट, सल्फर, हीरा, या फिर आपका कॉपर। तो इस प्रश्न के अनुसार बिल्कुल राइट हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक कार्बन का अपरूप है और एकमात्र ऐसा अधातु है जो आपका विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। बाकी हीरा के बारे में बात करें कि हीरा भी कार्बन का ही अपरूप है, और हीरा जो है संसार का सबसे कठोरतम पदार्थ है हीरा। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है, ये पॉइंट याद रखना है। सल्फर को जो है गंधक कहा जाता है, और सल्फर का उपयोग सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में किया जाता है। कॉपर के बारे में बात करें, कॉपर एक आपका धातु है। कॉपर क्या है? एक आपका धातु है, और जो आपका क्या विद्युत चालकता यानी कि तार के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है सबसे ज़्यादा, है ना, कॉपर का। तो यहाँ पर आपका इस प्रश्न के अनुसार ग्रेफाइट बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब आप बताइए कि आपका एक अवधातु का नाम ऐसा बताइए जो क्या हो, एक ऐसा अवधातु का नाम बताइए जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? रबर के बारे में पहला सेट यानी कि पहला सेट प्रैक्टिस जब हम लोगों ने किया था वहाँ पर रबर के बारे में अच्छी तरह से बात किया था कि रबर क्या होता है? एक प्राकृतिक बहुलक होता है, और इसमें कौन सा गुण पाया जाता है? लोचदार का गुण पाया जाता है। और ये आपका जो रबर होता है मुख्य रूप से आइसोपीरिन का बहुलक होता है, ये आपका आइसोपीरिन का बहुलक है। तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न ले लेते हैं 16वें नंबर का, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन सा होता है? यानी कि वास्तविक वस्तु है, वस्तु तो वास्तविक है, और प्रतिबिंब कैसा बना रहा है? हमेशा सीधा बनाता है। और सीधा प्रतिबिंब का मतलब हुआ कि सीधा जो प्रतिबिंब होगा दोस्तों वो प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी होता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। तो कह रहा है कि हमेशा आभासी यानी हमेशा सीधा बनाने वाला जो दर्पण है कौन सा है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, समतल दर्पण हमेशा आपका क्या बनाता है? आपका आभासी प्रतिबिंब बनाता है, और उत्तल दर्पण हमेशा आभासी बनाता है। किंतु जो आपका अवतल है ये आपका आभासी और वास्तविक दोनों बनाता है, सीधा और उल्टा दोनों बनाता है। लेकिन समतल और उत्तल ऐसा दर्पण है जो केवल क्या बनाता है?
आपका सीधा प्रतिबिंब बनाता है और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो इस प्रश्न के अनुसार ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आप लोग इस प्रश्न से संबंधित क्वेश्चन आप बताइएगा, क्योंकि मैंने पिछला वीडियो में कराया है आपको क्वेश्चन, आप लोग जल्दी से बता दीजिए। समतल दर्पण का जो आपका फोकस दूरी होता है, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है कितनी होती है, 0 या फिर 5 सेंटीमीटर या फिर आपका 10 सेंटीमीटर या फिर आपका इन्फिनाइट या फिर अनंत, है ना। चलिए बात कर लेते हैं 17वें नंबर का प्रश्न है, 17 नंबर का प्रश्न है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग किया जाता है। जब विद्युत चुंबक यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाएंगे तो उसके लिए किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग करेंगे, इस्पात, पीतल, नरम लोहा या फिर आपका एल्यूमिनियम। तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा बी ऑप्शन, नरम लोहा। और नरम लोहा का प्रयोग जो विद्युत चुंबक बनाएंगे वो कैसा चुंबक होगा, अस्थायी चुंबक होगा। कौन सा चुंबक होता है दोस्तों, अस्थायी चुंबक। जबकि अगर अस्थायी चुंबक बनाना है तो उसके लिए आपका किसका प्रयोग करेंगे, इस्पात का प्रयोग करेंगे। 18वें नंबर का प्रश्न ले लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण का पृथक्करण विधियां है। पृथक्करण यानी कि दो मिश्रण है। मिश्रण किसे कहते हैं, तो मिश्रण कहते हैं जब दो या दो से अधिक पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिला देते हैं तो उसे मिश्रण कहते हैं। यौगिक कहते हैं जब दो या अधिक पदार्थ को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो उसे आपका यौगिक कहते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि मिश्रण को अलग करने की कौन कौन सी विधियां हैं, रवाकरण, आसवन, निस्यंदन, ऊर्ध्वपातन। तो यहाँ पर चार का चारों बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ऊर्ध्वपातन से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ऊर्ध्वपातन के बारे में याद रखना है कि ऊर्ध्वपातन वह क्रिया होती है जिसमें कोई ठोस पदार्थ द्रव में बदले बिना सीधे गैस में बदल जाती है, और जो है सीधे गैस से किस में, द्रव में बदले बिना सीधे ठोस में। यानी कि आपका क्या हो जाता है इसमें ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया के बारे में, यानी कि ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया में क्या होता है, एक अगर मान लीजिए सॉलिड है यानी कि ठोस है तो ये आपका लिक्विड में बदले यानी कि द्रव में बदले बिना सीधा गैस, और गैस से सीधा ठोस में बदल जाता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। तो इसमें से चार का चारों जो है आपका मिश्रण को पृथक्करण की विधियां हैं, इसलिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न ले लेते हैं हम लोग 19वें नंबर का, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है। यानी कि जो आपका मादा जनन अंग है उससे किस हार्मोन का जो है स्रावन होता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उससे जो है आपका मादा जनन अंग से एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन सारे हार्मोनों का क्या होता है, स्रावन होता है। ये पॉइंट आपको अच्छी तरह से याद रखना है। बाकी बात करें एस्ट्रोजन के बारे में, तो एस्ट्रोजन जो है आपका ये हार्मोन क्या काम करता है, ये हार्मोन जो है शिशु के जन्म होने में उसमें सहायता करता है ना, शिशु जन्म के समय सहायता करता है एस्ट्रोजन। रिलैक्सिन क्या करता है, तो रिलैक्सिन जो है आपका एक प्रकार का सेक्स हार्मोन है और यौन और जो है प्रजनन विकास में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ना। ये पॉइंट्स याद रखने। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग अगला 20वें नंबर का प्रश्न, काफी इंपॉर्टेंट वीवीआई प्रश्न है आपका। एक तरफ है विटामिन और एक तरफ है उससे संबंधित उसकी कमी से होने वाले रोग या फिर उसका प्रभाव, है ना। तो यहाँ पर दिया हुआ है टोकोफिरोल, नेफ्थेक्विनोन, थायामीन, साइनोकाबालमिन। और यहाँ पर एक तरफ दिया हुआ है कि चोट लगने पर रक्त का थक्का जमना, रक्तस्राव, बेरी रोग और जनन की क्षमता में कमी, तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ी। तो टोकोफिरोल जो है किसका वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नाम है। विटामिन ई का साइंटिफिक नाम है टोकोफिरोल, विटामिन के का साइंटिफिक नाम है नेफ्थेक्विनोन, विटामिन बी1 का है थायामीन और विटामिन बी12 का जो है आपका रासायनिक, ये आपका वैज्ञानिक नाम है आपका साइनोकाबालमिन। ये याद रखना सबसे पहला चीज। और उसके साथ साथ ये याद रखना कि जो विटामिन ई की कमी के कारण जो रोग होती है, विटामिन ई की कमी के कारण वो होता है आपका जनन क्षमता में कमी। जनन क्षमता में कमी किसके कारण होती है, विटामिन ई की कमी का कारण होती है। नेफ्थेक्विनोन, जो नेफ्थेक्विनोन है विटामिन के, इससे क्या होता है दोस्तों, तो नेफ्थेक्विनोन के कारण क्या होती है, आपका चोट लगने पर रक्त का थक्का न जमने से अधिक रक्तस्राव। जब रक्त का थक्का नहीं जमेगा तो वहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा ब्लड शरीर से बाहर निकल जाएगा। और B1 विटामिन B1 को विटामिन बी भी कहा जाता है नॉर्मली रूप से, और इसकी कमी से बेरी रोग होती है। जबकि साइनोकाबाल की कमी से, साइनोकाबालमन क्या करता है, तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियाँ इसकी कमी के कारण होता है। तो यहाँ पर आपका कौन सा कहाँ से हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा पहला, 3 1 2 4, 3 1 2 4 कौन सा ऑप्शन में है, तो 3 1 2 4 आपका ऑप्शन जो है आपका बी में दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न ले लेते हैं, अमीबा में भोजन का अंतग्रहण किसके द्वारा होता है, कूटपाद के द्वारा, कोशिका मुंह द्वारा, सीलिया द्वारा, गुदा द्वार द्वारा। तो ध्यान रखेंगे जो अमीबा होता है, अमीबा कुछ इस प्रकार से होता है, उसका कोई शेप ऐसे नहीं होता है, बीच में उसका केंद्रक पाया जाता है ना, न्यूक्लियस केंद्रक होता है बीच में एक आपका। और अमीबा की ये सब पार्ट के द्वारा क्या होता है, भोजन का अंतग्रहण, यानी कि ये आपका हुआ कूटपाद। ये क्या हुआ, कूटपाद। मान लीजिए यहाँ पर भोजन पड़ा हुआ है तो ये क्या होगा, ये थोड़ा सा इधर से आगे बढ़ेगा और इधर से ये आगे बढ़ेगा और इस भोजन को अंदर लाएगा और इसको केंद्र के पास लाके भोजन का पाचन कर लेगा, है ना। तो अमीबा जो है कूटपाद के द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। और अमीबा एक ऐसा क्या है दोस्तों, जंतु है जो आपका क्या होता है, इसमें उत्सर्जन अंग स्पेशल जो है उत्सर्जन, विशेष उत्सर्जी अंग नहीं पाया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। आगे बात कर लेते हैं, निम्न में से कौन ऊर्जा का मात्रक है। ऊर्जा का मात्रक पूछा है। देखिए अब दो तरह का मात्रक हो सकता है, एक एसआई मात्रक हो सकता है और आपका सीजीएस मात्रक हो सकता है। लेकिन अगर जब नॉर्मली मात्रक पूछे तो आपको दिमाग में रखना है कि जो मात्रक होगा वो एसआई यूनिट के बारे में पूछ रहा है हमको, सीजीएस के बारे में नहीं पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया हुआ है अर्ग, जूल प्रति सेकंड, न्यूटन प्रति मीटर। तो अर्ग भी होता है कार्य का या ऊर्जा का मात्रक, और जूल भी होता है, लेकिन हमको यहाँ पर मात्रक पूछा है, मात्रक मतलब कि एसआई यूनिट पूछा है, इसलिए यहाँ पर आपका जूल हो जाएगा बिल्कुल राइट। और इसको एमकेएस सिस्टम कहा जाता है और इसको सीजीएस सिस्टम कहा जाता है ना।
चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर MKS मतलब कि ये हो गया आपका M से क्या हो गया, M से हो गया मीटर, और K से हो गया केजी, और S से हो गया सेकंड, और इसमें हो जाएगा C से हो जाएगा सेंटीमीटर, और G से हो जाएगा ग्राम, और S से हो जाएगा सेकंड। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। 23वें नंबर का प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है कि संविधान के किस भाग में जो है सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है। सहकारी समिति जो आपका होता है उससे संबंधित प्रावधान जो है संविधान के कौन सा भाग में किया गया है, भाग 9, भाग 10, भाग 9 का ख, भाग 9 का क। तो इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर 9 का ख, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। भाग 9 जो है भाग 9 ख, यहाँ पर सी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। भाग 9 में किसके बारे में चर्चा है, तो भाग 9 में जो है आपका पंचायती राज के बारे में चर्चा है। भाग 9 का क में किसके बारे में है, तो भाग 9 का क में आपका नगर पालिका के बारे में है, और 9 का ख में आपका जो है सहकारी समितियों के बारे में चर्चा किया गया है। तो ये पॉइंट आपको अच्छी तरह से याद रखना है। अगला बात कर लेते हैं 24वें नंबर प्रश्न का। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। क्वेश्चन पढ़ने का टेक्निक मैंने बताया था, सबसे अगर कथन वाला होगा तो सबसे पहले ऊपर पढ़ेंगे, सबसे पहले नीचे पढ़ेंगे। तो ऊपर देख लेते हैं, इसमें कह रहा है कि कथनों पर विचार कीजिए, नीचे कह रहा है कि इसमें कौन सा कथन सही है। अब हमको सही इसमें से ढूंढना है। चलिए अब बात कर लेते हैं, और ये प्रश्न तो काफी हलवा लगेगा आपको, क्योंकि मैंने आपको पिछला वीडियो में अच्छी तरह से सारा चीज समझा दिया था। जो रिट जारी करता है उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय। इसलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर नहीं देखें तो कृपया करके देख लीजिएगा, ताकि किसी प्रकार की आपको समस्या नहीं होगी। और अब ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्यूशन नहीं कराऊंगा, ये क्वेश्चन आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूं। कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय 6 प्रकार की रिट जारी करता है, जबकि उच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है। आप लोग बताइए जल्दी से क्या राइट है, सही है। उच्चतम न्यायालय 6 प्रकार का और उच्च न्यायालय 5 प्रकार का, बिल्कुल गलत है। मैंने आपको कहा था कि सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो, 5 प्रकार का रिट जारी करता है। कितना प्रकार का, 5 प्रकार का रिट जारी करता है। और सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 32 के तहत, और जो है आपका हाई कोर्ट जो है उच्च न्यायालय 226 के तहत करता है। तो दूसरा कथन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 5 प्रकार का रिट कौन कौन सा है, तो 5 प्रकार का रिट आपका है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, और जो है प्रतिषेध। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा कौन सा, केवल दूसरा कथन सही है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर का, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित। अब देखिए ये सारे प्रश्न जो है आपको बढ़िया तरीके से मैं समझा दिया हूं, है ना, पिछले वीडियोस में। यानी कि जब मौलिक कर्तव्यों का बात आया था एक क्वेश्चन में, तो उसमें मौलिक कर्तव्य के बारे में भी अच्छी तरह से बता दिया था। अब यहाँ पर आप लोग ज्यादा से ज्यादा आंसर करेंगे, इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अच्छी तरह से कंटिन्यू सारे जो है सेट को करेंगे ना, पूरा 100 सेट में प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। और ये 100 सेट कर लेंगे ना, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आपका कोई प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, इतना तो गारंटी है। चलिए यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति, कौन सा कथन सही है। सरदार स्वर्ण सिंह के सुझाव पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, ये बताया था आपको मैंने, बिल्कुल राइट है। सरदार स्वर्ण सिंह जो है वो क्या था, स्वर्ण सिंह समिति का अध्यक्ष बनाया गया था सरदार स्वर्ण सिंह को। ठीक है, और इन्होंने क्या काम किया था, तो इन्होंने जो है मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ने के लिए जो है काम किया था। तो ये आपका बिल्कुल पहला कथन सही है। दूसरा कथन है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्य को जोड़ने की बात कही थी। क्या बताया था कि नहीं बताया था आपको, बिल्कुल राइट है। दूसरा कथन भी कहा था मैंने आपको, सही है। चलिए तीसरा कथन कह रहा है कि 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा कितने जोड़े गए थे, 10 जोड़े गए थे ना। इंदिरा गांधी की सरकार में 42वां संविधान संशोधन जब किया गया था, तो बिल्कुल राइट है। और लास्ट और अंतिम आपका कथन है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में जो है आपका 12 मौलिक कर्तव्य है, ये तो बिल्कुल गलत है, ये कथन गलत है। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य है, तो 11 मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन कौन सा कथन सही बोला था ना आपको, सही कौन सा है इसमें से, तो सही कौन हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से आप लोग लाइक कर दीजिए दोस्तों, लाइक नहीं करते हैं आप लोग, लाइक कर दीजिए जल्दी, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि दूसरों को भी इसका क्या हो जाए, लाभ हो जाए। 26वें नंबर का प्रश्न लेते हैं कि अधिनियम जो आया था, भारत शासन अधिनियम 1919 में, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, इसकी प्रमुख विशेषता हमको पूछ रहा है कि इसमें इन तीनों में से कौन सी विशेषता थी। केंद्र द्वारा प्रांतों को जो है विधायी यानी कि कानून बनाने के लिए उसको कुछ शक्तियां हस्तांतरित किया गया था, उसको कुछ शक्तियां प्रदान की गई थी, बिल्कुल राइट है। 1919 अधिनियम का ये मुख्य विशेषता था। दूसरा विशेषता क्या था, यहाँ कह रहा है कि प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की शुरुआत, बिल्कुल राइट है, द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी, इसी के तहत आपका ये दूसरा कथन भी राइट है। अच्छा, एक द्वैध शासन आपका 1772 ईस्वी में समाप्त किया गया था, किसके द्वारा, तो आपका वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा समाप्त किया गया था, जो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा शुरू किया गया था, उसको समाप्त किया गया था द्वैध शासन बंगाल में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके तहत जो है पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया, बिल्कुल सही है, ये भी आपका राइट है कि जो है केंद्रीय बजट को क्या किया गया था, राज्यों के लिए अलग अलग बजट पेश करने की प्रावधान किया गया था। तो यहाँ पर तीनों कथन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये पॉइंट आप याद रखेंगे ना, आपको बीपीएससी मेंस में जो है शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, 8 नंबर, यानी जब मेंस का एग्जाम देंगे दोस्तों, उसमें आपको 8 नंबर का प्रश्न पूछा था ना इस प्रकार से, तो 8 नंबर का जो प्रश्न होता है यही सब बना के पूछता है। आपको लिख देगा कि सीधा सीधा भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रमुख विशेषताओं को लिखें, तो इसमें आप क्या करेंगे, 80 से 100 शब्द लिख लेंगे ये सारे पॉइंट्स को बना करके। तो यहाँ पर तीनों कथन सही हो जाएगा, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं हम लोग। 27वें नंबर का प्रश्न कह रहा है, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे और परिवहन मंत्रालय का जो जिम्मा सौंपा गया था, किसको सौंपा गया था, आर के शेट्टी, आसफ अली, जॉन मथाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल।
तो बिल्कुल इसका प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर जॉन मथाई को सौंपाया गया था रेलवे मंत्रालय और परिवहन मंत्रालय। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और जल्दी से आप लोग बताइए सरदार वल्लभ भाई पटेल को कौन सा मंत्रालय दिया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कौन सा मंत्रालय दिया गया था, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। 28वें नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत नहीं है ना। जो आपका डीपीएसपी है दोस्तों, डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, इसके अंतर्गत कौन सा सिद्धांत नहीं आता है। यहाँ पर 4 कथन दिया गया है। कुटीर उद्योगों का विकास करना, बिल्कुल राइट है, ये आपका डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, क्योंकि गांधी जी का ये आपका विचार था कि क्या किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा कुटीर उद्योगों का विकास किया जाए ताकि ग्रामीण रोजगार की संख्या बढ़े। आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार, तो बिल्कुल सही है कि आजीविका के लिए जो है पर्याप्त साधनों का क्या किया जाए, यानी कि विकास किया जाए, और ताकि लोगों को रोजगार मिल सके, ये भी आपका होगा। अल्पसंख्यक की भाषा, लिपि, संस्कृति का संरक्षण, ये आपका नहीं है, ये आपका मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया है अनुच्छेद 30 और 29 और 30 में। तो ये आपका मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, बल्कि न कि आपका जो है डीपीएसपी के अंतर्गत। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं 29वें नंबर प्रश्न का। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू व्यापकगत सिद्धांत है ना, व्यापकगत सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में किए गए राज्यों की सूची में शामिल नहीं है, यानी कि किसको जो है डलहौजी के व्यापकगत सिद्धांत के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया था, आपका हड़प नीति के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया था। सतारा, बघाट, अवध या फिर आपका झांसी। तो सतारा को सबसे पहले किया गया था, आपको मालूम ही है ना, सतारा भी था, बघाट भी है और उसका आपका झांसी भी है। किंतु अवध को जो है आपका कुशासन के आरोप के आधार पर इसको क्या किया गया था, अंग्रेजी जो है शासन में मिला लिया गया था। और जो है उस समय उसका अवध का नवाब कौन था, तो नवाब वाजिद अली शाह था। ठीक है, तो सी ऑप्शन प्रश्न बिल्कुल राइट हो जाएगा 29वें नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न ले लेते हैं। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह को रोकने के लिए शारदा अधिनियम है ना। अब देखिए यहाँ पर आ रहा है शारदा अधिनियम के बारे में मैंने आपको बताया पिछले वीडियो में बहुत अच्छी तरह कि प्रस्ताव क्या होता है, विधेयक क्या होता है, अधिनियम क्या होता है ना, ये पॉइंट आपको अच्छी तरह से बता दिया था। तो अब यहाँ पर बोल रहा है कि शारदा अधिनियम के बारे में, कि शारदा अधिनियम जो है आपका कब यहाँ पर ये एक्ट यानी पारित हुआ था, 1891 में, 1872 में, या फिर 1929 में, 1930 में। तो जो शारदा अधिनियम पारित हुआ था दोस्तों वो 1929 में पारित हुआ था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। शारदा अधिनियम किसके प्रयास से पारित किया गया था, तो ये आपका मुख्य रूप से इसमें प्रयास किया था राजस्थान का एक निवासी था हरविलास शारदा है ना, हरविलास शारदा, इसी के सहयोग से ये आपका अधिनियम पारित किया गया था। इसके तहत क्या किया गया था कि बाल विवाह को रोकने के लिए महिलाओं के जो है आपका उम्र जो है, विवाह का उम्र कितना कर दिया गया था, 18 वर्ष कर दिया गया था। और जो है पुरुषों के लिए 21 वर्ष, यानी कि 21 वर्ष से नीचा नहीं कर सकता है ना, विवाह नहीं कर सकता है। और महिलाओं का 18 वर्ष के बाद ही विवाह कर सकता है ना। तो 18 और 21 ये ध्यान रखेंगे। आगे बात कर लेते हैं 31 नंबर का प्रश्न है आपका। 31वें नंबर प्रश्न है कि भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। यानी जो किसान आंदोलन किया गया था और इसके लिए जो है प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना की गई थी किसके द्वारा, तो यहाँ पर बिल्कुल बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, एनजी रंगा के द्वारा। एनजी रंगा के द्वारा प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना की गई थी। और एनजी रंगा ही आपका ऐसा नेता है जिन्होंने क्या किया था, गांधी जी का विरोध किया था चंपारण सत्याग्रह में। चंपारण सत्याग्रह के जो परिणाम के रूप में क्या किया था, गांधी जी ने जो है अंग्रेजों से जो है 25% वापस लिया था है ना, जो आपका किसानों के द्वारा हर्जाना दिया गया था अंग्रेजों को, तो उसका 25% के रूप में वापस लिया था। किंतु एनजी रंगा का कहना था कि नहीं, 100% अंग्रेजों से लेना चाहिए था, क्योंकि इन्होंने हमारे ऊपर अत्याचार किया है। और इसी बात पर वो गांधी जी का विरोध किया था। तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं 32 नंबर प्रश्न का। इंडियन मिरर ये आपका समाचार पत्र है। इस समाचार पत्र का संपादन किन के द्वारा किया जाता था, शिशिर कुमार घोष, जुगल किशोर, देवेंद्रनाथ टैगोर, क्रिस्टोफर दास पॉल। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किया जाता था है ना। ये पॉइंट आपको याद रखना था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से, शिशिर कुमार घोष का कौन सा समाचार पत्र है। पिछला वीडियो में आपको बताया हूँ मैं,
जल्दी से कमेंट कर देंगे। जल्दी से बता दीजिए आप लोग, शिशिर कुमार घोष का समाचार पत्र कौन सा था। 33 नंबर का प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया था। जो पृथक निर्वाचन की जो सिद्धांत यानी कि अपनाया गया था, इसको किसके अंतर्गत लाया गया था। तो अधिनियम 1900 भारत शासन अधिनियम जो आया था 1909 में, और उस समय कौन था दोस्तों, तो मार्ले है ना, उसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है 1909 में। तो इस पृथक निर्वाचन के लिए क्या किया गया था कि मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन है ना, यानी कि जो है अंग्रेजों ने रूल यानी कि बांटो और शासन करो है ना, यानी कि आपका धर्म जाति ये सब के आधार पर इसको बांट दो, धर्म के आधार पर हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, और इसके बाद क्या करो, इस पर शासन करो, डिवाइड एंड रूल की नीति उन्होंने अपनाया था। तो पृथक निर्वाचन पद्धति का जो क्या किया गया था, अस्वीकार किया गया था इसको 1909 के लाहौर अधिवेशन में। ये आपका कब आता है, 1909 में ही आता है मार्ले मिंटो सुधार के तहत, लेकिन 1909 में ही लाहौर का अधिवेशन होता है दिसंबर महीने में, और जो है इसको अस्वीकार किया जाता है 1909 में, याद रखेंगे। अगला बात कर लेते हैं 34 नंबर का, मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया। यानी मुस्लिम लीग जो थी इसके द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा जो है प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट जो है कार्यवाही दिवस मनाया गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ये पॉइंट याद रखना है। आगे बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलियांवाला बाग कांड के संबंध में सही नहीं है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सही नहीं है। पहला कथन कह रहा है कि जलियांवाला बाग कांड की जांच के लिए हंटर कमेटी का गठन किया गया था, बिल्कुल सही है, 100% सही है आपका। दूसरा कथन कह रहा है सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक की गिरफ्तारी के विरोध में सभा का आयोजन किया गया था, बिल्कुल आपका राइट है। इन दोनों को जो है क्या किया गया था, बंदी बना लिया गया था, इनको मतलब कि कैद कर लिया गया था अंग्रेजों के द्वारा बिना मुकदमा चलाए। तो इसी के विरोध में जो है आपका विरोध प्रदर्शन किया गया था। इसके उपरांत गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि त्याग दी थी, बिल्कुल राइट है। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी और इतने नरसंहार हुए थे तो गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि को त्याग दिया था। कैसरे हिंद की उपाधि गांधी जी को किसने दिया था, तो अंग्रेजों ने दिया था। किस कारण से दिया था, तो जब गांधी जी अफ्रीका से भारत वापस आए थे 1915 में, और उस समय 1915 में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो गांधी जी ने कहा था भारत के सभी लोगों से कि जल्द आप क्या करें, प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का क्या करें, सहायता करें, और अंग्रेज जो है हमें क्या कर देंगे, आज़ादी दिला देंगे। किंतु अंग्रेजों ने वैसा नहीं किया था, वापस से क्या किया, और भी ऊपर से आपका रॉलेट एक्ट ला दिया, और रॉलेट एक्ट के ही विरोध प्रदर्शन में ये सारे आपका जलियांवाला बाग कांड हुआ था, है ना। तो ये भी पॉइंट ठीक है, तो तीनों पॉइंट आपका राइट हो गया। किंतु डी ऑप्शन जो कह रहा है कि इसके उपरांत गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग, ये बिल्कुल गलत है। इसके उपरांत गांधी जी ने सफल प्रयोग नहीं कर पाया था, क्योंकि आपका इसके बाद जो है 1920 में क्या करता है वो, 1919 में जो जलियांवाला बाग कांड होती है 13 अप्रैल 1919 को, और 1920 से गांधी जी ही जो है असहयोग आंदोलन चलाता है, और 1922 में ही इसको वापस ले लेता है, जिसको असफल माना गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका राइट नहीं होगा, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस प्रश्न का। आगे बात कर लेते हैं, भारत में चांदी का सर्वप्रथम जो साक्ष्य मिला है किस काल में पाई गई है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से आप यहाँ से शुरू हो जाता है। हिस्ट्री, हड़प्पा काल, हड़प्पा सभ्यता, या फिर ऋग्वैदिक सभ्यता का काल, उत्तर वैदिक काल, महाजनपद काल। तो जो चांदी का सबसे पहला जो साक्ष्य मिलता है वो आपका मोहनजोदड़ो से मिलता है, और मोहनजोदड़ो किसका स्थल है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। आगे बात कर लेते हैं अब हम लोग, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसकी खोज किसने की थी, तो दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। किसके नेतृत्व में, तो आपका जॉन मार्शल के नेतृत्व में। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा, दोबारा में आप चैनल में न्यू है तो जल्दी से लाइक और जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, इसमें आप लोग कोताही करते हैं। इस प्रकार से आपके लिए लाया जाता है, सारा PDF बना के अच्छी तरह से समझाया जाता है, फिर भी आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, तो एक रूप से क्या करते हैं, हतोत्साहित करते हैं ना पढ़ाने वाले को आप लोग। तो जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। कि शासक ने शीलादित्य की उपाधि धारण की थी। शीलादित्य की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था, तो यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा हर्ष। हर्ष ने जो है शीलादित्य की उपाधि धारण किया था, ये आपको याद रखना है। और हर्ष जो है किस वंश का शासक था, तो पुष्यभूति वंश का शासक था आपका हर्ष। हर्ष के शासनकाल में हुएनसांग भारत आया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, हर्षवर्धन के काल में, हर्ष को हर्षवर्धन भी इसको कहा जाता है, तो इसके काल में ही हुएनसांग जो है भारत आया था। ये पॉइंट याद रखना है। अगला बात कर लेते हैं अब हम लोग, अगला बात कर लेते हैं
अशोक, समुद्रगुप्त, ये सब के बारे में आप लोग को मालूम है ना सब कुछ, कि समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति है, और समुद्रगुप्त ने जो है क्या किया है, समुद्रगुप्त ने कौन सा उपाधि लिया था, परम भागवत की उपाधि लिया था, है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं। 38 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना गया है। तो कृष्ण और विष्णु का जो है अवतार चैतन्य महाप्रभु को माना जाता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा 38 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है 39 नंबर का, प्रसिद्ध विक्रमशिला, वीवीआई लगा दीजिए जल्दी से, ये आपका मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बार बार आपको क्वेश्चन आने वाला है। प्रसिद्ध जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना जो किया था भागलपुर में, किसने किया था। तो इसकी स्थापना किया था दोस्तों आपका धर्मपाल ने। धर्मपाल ने किया था। धर्मपाल किस वंश का शासक था, पाल वंश का शासक था। धर्मपाल पाल वंश का शासक था। और पाल वंश की स्थापना किसने की थी, तो गोपाल ने की थी। तो ये पॉइंट याद रखना है, गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था, ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है। और कहाँ पर है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, भागलपुर में है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला कौन था, तो आपका कौन था दोस्तों, आपको यहाँ से याद रखना है, जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है और आपका जो है नालंदा विश्वविद्यालय, इसकी जो इसको नाश किया था बख्तियार खिलजी ने किया था। बख्तियार खिलजी कौन था, तो आपका मोहम्मद गौरी का जो है आपका एक आपका क्या था, मोहम्मद गौरी का ही आपका गुलाम था, उसी का आपका एक सेना नायक था। चलिए आगे बात कर लेते हैं 40वें नंबर प्रश्न का, निम्नलिखित में से किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था, है ना। जब महात्मा बुद्ध की स्वास्थ्य जो स्थिति खराब हुई थी, तो उसकी सेवा के लिए जीवक को भेजा था। कौन भेजा था, तो अपना राजवैद्य जो है आपका बिंबिसार ने भेजा था जीवक को महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिंबिसार जो है कौन है, तो बिंबिसार जो है आपका हर्यक वंश का संस्थापक है, बिंबिसार, है ना, हर्यक वंश। और बिंबिसार का पुत्र फिर बैठता है आपका राजगद्दी पर अजातशत्रु। अजातशत्रु के बाद कौन आता है, उदयन आता है, जिन्होंने उदयन ने ही पाटलिपुत्र को बताया था और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था, ये याद रखेंगे। बिंदुसार कौन है, तो बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा है और अशोक बिंदुसार का बेटा है ना। ये जो है आपका मौर्य वंश से संबंधित है, ये याद रखेंगे। और ये आपका हर्यक वंश से संबंधित है, ये मौर्य वंश से संबंधित है। अगला बात कर लेते हैं, किसके शासन काल में इब्न बतूता भारत आया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी आपका। तो आपका इब्न बतूता जो भारत आया था, वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। इब्न बतूता के बारे में पूछा जाता है, ये कहाँ का निवासी था, तो ये आपका मोरक्को का निवासी था। इब्न बतूता जो है, इसकी पुस्तक यात्रा वृत्तांत कौन सा है, तो इसकी पुस्तक जो है रेहला, इसकी पुस्तक का नाम क्या है, रेहला है, ये याद रखेंगे। और ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि किस शासक ने मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का किस पद पर नियुक्त किया था। तो इसको काजी के पद पर नियुक्त किया गया था, किसके द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इब्न बतूता को दिल्ली का जो है काजी बनाया गया था। काजी क्या होता था, तो क्या काजी जो है अभी जैसे वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश होता है ना, सीजीआई कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अभी वर्तमान में कौन है, डीवाई चंद्रचूड़। तो उसी प्रकार से मुख्य न्यायाधीश होता था सल्तनत काल में, उसी को काजी कहा जाता था। काजी क्या करता था, तो न्याय मतलब कि दिलाने का काम करता था। और काजी की सहायता के लिए एक मुफ्ती होता था, है ना, मुफ्ती का क्या काम क्या था, तो मुफ्ती जो है शरिया के अनुसार, यानी कि आपका जो है उसके अनुसार वो बताता था, सहायता करता था काजी को निर्णय मतलब कि ये निर्णय करने में कौन उसकी सहायता करता था, मुफ्ती, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता पाषाण युगीन, कांस्य युगीन, लौह युगीन या फिर ताम्र युगीन। तो हड़प्पा जो सभ्यता थी वो आपका कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी। पाषाण युगीन सभ्यता कौन सी है, पाषाण युगीन, तो पाषाण युगीन है आपका पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, है ना, ये सब पाषाण युगीन है। इसी प्रकार से लौह युगीन, तो लौह युग की शुरुआत कब होती है, उत्तर वैदिक काल में शुरू होती है लौह युग, यानी कि लगभग 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक, है ना। ताम्र युगीन सभ्यता, ताम्र युगीन है कि जिसमें तांबा का अधिक से अधिक प्रयोग हुआ है, ताम्र युगीन उसको कहा जाता है। लेकिन आपको यहाँ पर इस प्रश्न का अनुसार कांस्य युगीन सभ्यता बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांसा जो होता है, कांसा किस किस धातु का मिश्रण होता है। तो कांसा जो होता है तांबा और किसका होता है दोस्तों, तांबा और टिन या फिर जस्ता, जल्दी से बताइए। तांबा जो ये कांसा जो होता है, ये किसका किसका मिश्रण होता है, जल्दी से बताइए आप लोग। तो तांबा और टिन का होता है। कांसा किसका मिश्रण होता है, तांबा और टिन का होता है। जबकि जो है आपका पीतल जो है वो आपका पीतल जो है तांबा और जस्ता का होता है, पीतल, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। अगला बात कर लेते हैं, तारीख-ए-मुबारक शाही नामक पुस्तक के किसके द्वारा रचित
यानी कि रचित थी, यानी कि किसके द्वारा ये पुस्तक जो है रचना किया गया है, तारीख़ मुबारक शाही। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, याह्या बिन अहमद सरहिंदी। जियाउद्दीन बर्नी का पुस्तक का नाम क्या है, तो जियाउद्दीन बर्नी के पुस्तक का नाम है तारीख़ फ़िरोज़ शाही। तारीख़ फ़िरोज़ शाही यानी कि फ़िरोज़ शाह तुगलक के बारे में ज़्यादा उसमें चर्चा दिया गया है। उसी प्रकार से हसन निजामी का पुस्तक का नाम क्या है, तो हसन निजामी की पुस्तक का नाम है ताजुल मासिर। ठीक है, और उसके बाद आपका अमीर खुसरू का कौन सा पुस्तक है, अमीर खुसरू का पुस्तक सबका नाम आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। जैसे तुगलकनामा है एक आपका, उसके बाद और भी है, बहुत सारा है, 2-3 पुस्तक है इसका इम्पोर्टेंट। अगला बात कर लेते हैं, किस वायसराय का जो काल है सबसे लंबा रहा है, इन चारों में से किस वायसराय का काल जो है सबसे लंबा था, तो यहाँ पर आपका लॉर्ड लिलिथगो हो जाएगा, बिल्कुल राइट, सी ऑप्शन। और जो है लॉर्ड लिलिथगो के ही शासनकाल में, मैंने आपको पहला सेट में जब प्रैक्टिस कराया था तो उसमें बताया था कि लॉर्ड लिलिथगो के ही काल में जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया गया था, इसी के काल में किसने चलाया था, तो विनोबा भावे ने चलाया था। ये प्रश्न आपको याद रखना है। अगला बात कर लेते हैं 45 नंबर का, जल्द ही हमारा सेशन समाप्त होगा, आप लोग लाइक कर दीजिए। प्रश्न है एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा जिसमें अध्ययन किया जाता है, तो एनाटॉमी जो होता है, एनाटॉमी में किसकी जो है अध्ययन किया जाता है, जानवर और पौधों की संरचना के बारे में, मानव अंगों का क्रियाकलाप, पशुओं का व्यवहार, या फिर कोशिका और उत्तकों के बारे में। तो एनाटॉमी में जो है आपका जानवरों और पौधों की संरचना के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, जानवर और पौधे दोनों इसमें आएंगे एनाटॉमी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं, सकल जो है राष्ट्रीय उत्पाद, इसको बोलते हैं जीएनपी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है, ये ध्यान रखना, नहीं किया जाता है। निजी प्रेषण, बाह्य ऋण पर ब्याज की प्राप्ति, बाह्य अनुदान, या फिर विदेशी निवासियों की आय। देखिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जैसे हमारा ये भारत देश है, तो इस सीमा के अंतर्गत भारत के व्यक्तियों के द्वारा, भारत सरकार द्वारा जितनी प्रकार की जो है आपका राष्ट्रीय अर्जित किया जाएगा, यानी कि आय अर्जित किया जाएगा, वो सकल राष्ट्रीय उत्पाद के अंतर्गत आएगा। अब इसमें निजी प्रेषण भी आ जाएगा, बिल्कुल सही है। बाह्य ऋणों पर ब्याज प्राप्ति, अगर भारत सरकार ने किसी दूसरे देश को ऋण दिया है और ऋण लोन दिया है, उसके बदले में अगर भारत को ब्याज की प्राप्ति हो रही है तो इसको भी इसमें जोड़ा जाता है। बाह्य अनुदान अगर प्राप्त हो रही है तो ये भी आपका जोड़ा जाता है। किंतु विदेशी निवासी यदि भारत में रह रहा है तो उसके आय को नहीं जोड़ेंगे इसमें, उसके आय को क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं 47 नंबर का, बाजार में जो है आपका, ये देखिए आपका 5,000 प्रश्न हम लोग करने वाले हैं इस सीरीज में। ये आपका 5वां जो है सेट है, 5 सेट है 5वां नंबर का, तो कितना हो जाएगा, 5 गुना 50, आपका 250 प्रश्न हम लोग कर लिए हैं लगभग, है ना। ठीक है, चलिए 47 नंबर का प्रश्न है, बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री या खरीद को कहा जाता है। जब मुद्रा आपूर्ति को, यानी कि मुद्रा की आपूर्ति, मुद्रा की जो है तरलता को क्या करना है, नियंत्रित करना है, कंट्रोल करना है, तो इसके लिए जो आपका सरकारी बॉन्डों को बेचा जाता है, सरकारी जो है ये क्या बोलते हैं, बॉन्ड जो होते हैं उसको जब बेचा जाता है, कहाँ पर, मार्केट में बेचा जाता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तरलता समायोजन सुविधा, या फिर ओपन मार्केट ऑपरेशन, सीमांत अस्थायी सुविधा, या फिर बाजार पूंजीकरण। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन हो जाएगा। इसको बोलते हैं खुली बाजार की क्रियाएं, इसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन, OMO, या इसी को हिंदी में बोलते हैं खुली बाजार की क्रियाएं। इसमें क्या करती है, तो इसमें जो है सरकारी बॉन्ड को बेचा जाता है ना, RBI बेचती है। RBI क्या करती है, सरकारी बॉन्ड को यानी कि कहाँ पर लेके जाती है, मार्केट में ले जाती है, और मार्केट में ले आ करके लोगों को बेच देती है और लोगों से पैसा ले लेती है ना। तो उसको लोगों को क्या देता है, बॉन्ड दे देता है, बॉन्ड प्रदान कर देता है, उससे रुपया ले लेता है और मार्केट से रुपया यानी तरलता को खींच लेता है ना। जिससे किसको नियंत्रित किया जाता है, मुद्रा स्फीति को नियंत्रित किया जाता है, महंगाई को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। सीमांत अस्थायी सुविधा, इसके बारे में आपको बताया था, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, है ना, कि इसको बोलते हैं MSF, है ना, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इसको बोलते हैं एक रात की उधारी, मैंने आपको बताया था जो MSF होता है ये एक रात की उधारी होता है, और इससे जो है RBI, ये जो भी आपका बैंक होता है, जो बैंक ये क्या बोलते हैं कि RBI अधिनियम, जो उसका है अधिनियम अनुसूची 2 में जो नामित है, वो सारे बैंक क्या करते हैं, RBI से ऋण प्रदान करते हैं, ऋण लेते हैं 24 घंटा के लिए, और इसलिए इसे एक रात की उधारी कहा जाता है या 24 घंटे की उधारी कहा जाता है।
अगला बात कर लेते हैं 48वें नंबर प्रश्न का, निम्नलिखित में से कौन सी जो रिपोर्ट है वो विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं किया जाता है। कौन सा सूचकांक जो है विश्व बैंक के द्वारा जारी नहीं किया जाता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट। तो ध्यान रखेंगे ये तीन जो है आपका वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, ये तीन का तीनों जो है विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। जबकि ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट जो है ये आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक जो है मंच है ना, इसको विश्व आर्थिक मंच कहा जाता है, इसी के द्वारा क्या किया जाता है दोस्तों, जारी किया जाता है। तो ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट आपका IMF के द्वारा किया जाता है, तो यहाँ पर ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो विश्व बैंक के द्वारा जारी नहीं किया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखेंगे। चलिए अगला बात कर लेते हैं आपका 49 नंबर प्रश्न का, भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। यानी कि इसको बोलते हैं एग्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की स्थापना कब की गई थी, ये जल्दी से बता दीजिए। तो आप लोग को मैं बता दूं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की स्थापना 1982 में की गई थी। तो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है, लेकिन ये लास्ट नहीं है। इसके बाद हम लोग स्मरणीय तथ्य यानी कि आपका हिस्ट्री का जो बौद्ध और जैन धर्म पढ़ लिया था, अब इसके बाद पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन जारी करता है। वैश्विक वित्तीय स्थिरता जो रिपोर्ट जारी करता है कौन करता है। विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच, संयुक्त राष्ट्र, IMF। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा IMF। ये जो विश्व स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है दोस्तों, वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आपका विश्व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी किया जाता है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाकी मैंने आपको ऊपर बता दिया विश्व बैंक के द्वारा किसको किसको जारी किया जाता है। तो विश्व बैंक के द्वारा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, उसके बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट को जारी किया जाता है। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा किसको जारी किया जाता है, ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट को जारी किया जाता है। और IMF के द्वारा वैश्विक स्थिरता रिपोर्ट है ना, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट को जारी किया जाता है। तो ये सारे आपका हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्मरणीय तथ्य। इस प्रकार से अभी हम लोगों का क्या चल रहा है, तो जो ये हिस्ट्री चल रहा है ना, इसमें हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। और हिस्ट्री जब हो जाएगा कंप्लीट पूरा अच्छी तरीके से, तब हम लोग फिर किस में एंटर करेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे ज्योग्राफी में, फिर पॉलिटी में, फिर इकोनॉमी में। एक तरफ से एक एक करके सारे सब्जेक्ट का अच्छी तरह से इसमें भी समाप्त करेंगे हम लोग। चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ है, हम लोग हर्यक वंश के बारे में शुरू कर रहे हैं। बिंबिसार किस वंश का शासक है बिंबिसार, हर्यक वंश। तो बिंबिसार ने किसको हरा करके जो है अंगराज कहाँ पर है, भागलपुर बांका वाला क्षेत्र में अंगराज था। अंग की राजधानी कहाँ थी, चंपा। अंग एक आपका महाजनपद था, इसकी राजधानी चंपा थी। इसको मगध में मिलाया था। तो किसको हरा करके इसने मगध अंग को मिला दिया था मगध में, ब्रह्मदत्त। उस समय ब्रह्मदत्त जो है अंग राज्य का शासक था और उसको हरा करके अंग को मगध में मिला लिया था। अगला बात कर लेते हैं आगे कि जो आपका ये था क्या बोलते हैं कि बिंबिसार जो था उसने क्या किया था, मगध की राजधानी किसको बनाया था बिंबिसार ने, राजगिरी को बनाया था। राजगिरी का दूसरा नाम क्या है, गिरिव्रज है, जो आपको पूछा गया है BPSC में। इसने भगवान बुद्ध की सेवा में किसको भेजा था, तो राजवैद्य जीवक को भेजा था। यही क्वेश्चन हम लोगों ने पीछे बनाया जस्ट। इसकी हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु ने किया था। तो अजातशत्रु ने जो है सत्ता को पाने के लिए क्या कर दिया था, अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं कुणिक। अजातशत्रु को क्या कहा गया है, कुणिक नाम से जाना जाता है, कुणिक। ठीक है, ये याद रख लेंगे। इसने जो है लगभग 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया था अजातशत्रु ने। अजातशत्रु की हत्या कौन करता है, उदयन करता है। इसलिए बोलते हैं ना टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, जैसा आप कर्म करेंगे वैसा फल भोगेंगे। जब अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की और अपना जो है सत्ता पर बैठा, सत्ता की गद्दी पर बैठा, तो इसी प्रकार से उसका बेटा उदयन ने भी अजातशत्रु यानी कि अपने पिता की हत्या कर दी और उदयन फिर गद्दी पर बैठ गया। और जो है उदयन ही सबसे पहला शासक है जिन्होंने पाटलीग्राम यानी कि पाटलिपुत्र को बसाया था और उसको उसकी स्थापना की थी और उसको जो है क्या किया था, राजधानी बनाया था। और जब इसके बाद जो नागवंश का शासक आता है शिशुनाग, इसने क्या कर दिया, अपना राजधानी जो है पाटलिपुत्रा से वैशाली लेकर के चला गया था। तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा से वापस वैशाली लेकर आ गया था, तो शिशुनाग ने। कालाशोक, कालाशोक जो है इसके शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगीति बुलाई गई थी, कालाशोक के शासनकाल में दूसरी बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में बुलाई गई थी। इसने अपनी राजधानी को वैशाली से पाटलिपुत्र लेकर के आ गया फिर वापस से। ठीक है, ये याद रखना है। आगे बात कर लेते हैं। बिंबिसार जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था, क्योंकि
आप लोग को पता ही है कि इन्होंने ही अपने जो है प्रसिद्ध जो इसका राजवैद्य था जीवक, उसको भेजा था बौद्ध गौतम बुद्ध की सेवा के लिए, ठीक है। जबकि अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का था, लेकिन बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया था और अजातशत्रु के ही शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी या फिर जिसको बोलते हैं गिरिब्रज में बुलाई गई थी, ठीक है। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन था? तो शिशुनाग वंश का शासक था कालाशोक। कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति बुलाई गई थी। कहाँ पर बुलाई गई थी? जो है आपका वैशाली में बुलाई गई थी। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन था, नंदीवर्धन। और इसको हरा करके महापद्मनंद शासक बन जाता है, नंद वंश का शासक। तो इसके बाद कौन आ जाता है? नाग वंश के बाद आपका महापद्मनंद आ जाएगा, नंद वंश का शासक। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद था, जिसको घनानंद की हत्या किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का समाप्त करके मौर्य वंश की स्थापना किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। यही पॉइंट यहाँ पर आपको दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा सबसे पहले कौन सा, अब यहाँ पर एक आपको क्रम पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हो जाएगा हर्यक वंश। हर्यक वंश के बाद कौन आ जाएगा दोस्तों? तो हर्यक वंश के बाद आपने जैसे ही देखा नागवंश आ जाएगा, शिशुनाग ये सब है, तो नागवंश आ जाएगा। और इसके बाद फिर कौन आ जाएगा? नागवंश के बाद आपका आ जाएगा नंद वंश, है ना, नंद वंश। और नंद वंश के बाद फिर मौर्य वंश हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से आपको ये सारी चीज़ याद रखने हैं। तो यहाँ तक हमारा जो है आज का सेशन समाप्त होता है। आई थिंक आप लोग को काफ़ी अच्छा लगा होगा, बहुत बढ़िया सेशन लगा होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर देंगे कैसा ये सेशन लगा और इसको कंटिन्यू किस प्रकार से करें। आप लोग की भी सजेस्ट की ज़रूरत है। और चैनल में न्यू है तो मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्त को शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। इससे क्या होते हैं, इससे हम लोग क्या होते हैं दोस्तों, एक अंदर से जोश और एक जज्बा पैदा होता है, जिससे हम क्या करते हैं और दोगुनी मेहनत बढ़ा देते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो चलिए पढ़ते रहिए, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।